हेलो एवरीवन, मैं हूं अपनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर जिसके अंदर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल नाम के चैप्टर की शुरुआत कर रहे होंगे। तो बिना लॉस को वायलेट करें, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल नाम के चैप्टर के अंदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं वो हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आगे बात करेंगे तब हमें समझ आ रही होंगी चीजें। पर सबसे पहले हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जो ये कहती है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन के को जब हो रही होगी, जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तब हम मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो रिएक्टेंट साइड होगी, इसे बेसिकली हम रिएक्टेंट साइड कहते हैं। तो जो रिएक्टेंट साइड होगी उसका जो टोटल मास होगा वही प्रोडक्ट साइज का टोटल मास निकल के आता है। ऐसा नहीं होने वाला कि हमारे पास मास का कुछ ना कुछ लॉस हमें देखने को मिलेगा। मिलीग्राम्स के अंदर, नैनोग्राम्स के अंदर भी यहाँ पे मास का लॉस हमें देखने को नहीं मिलता है। कंप्लीटली हमें उतना जितना मास हमने दिया था उतना ही मास रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट साइड के अंदर भी हमें दिख जाता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। ठीक है, कार्बन का मास है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो निकल के आएगा वो आएगा 44 ग्राम, विच इज 32 प्लस 12 ग्राम ओनली। ठीक है, 32 प्लस 12 ग्राम है 44 ग्राम, राइट। तो हम हमें सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है कि मास ऑफ बेसिकली मास ऑफ रिएक्टेंट्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, और बेसिकली वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। इन शॉर्ट जो भी यार, अगर हमारे पास 4-5 रिएक्टेंट्स हैं तो सबका मास अगर ऐड कर दूंगा तो प्रोडक्ट्स का अगर मैं मास ऐड करूंगा तो दोनों सेम ही निकल के आ रहे होंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सिमिलरली, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। In a chemical substance, elements are always present in definite proportions by mass. In short, या जब भी कोई कांस्टेंट, अब हमारे पास अगर कोई केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, मॉलिक्यूल अगर हमारे पास कोई है, ठीक है, तो वहां पे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो एलिमेंट, जैसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर बातचीत करी थी, राइट। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के ऊपर बातचीत करी थी। तो जो कंपाउंड है, कोई भी अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड होता है अगर हमारे पास, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास से फिक्स्ड हो जाते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास से फिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास H2O है, दैट इज वाटर है, ठीक है, H2O है, हमारे पास वाटर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन की रेशियो कितनी आती है, मास रेशियो। तो देखो, हाइड्रोजन का मास होता है 1 पर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, मतलब अगे अभी तुम्हें अगेन एटम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट ठीक है मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे मास हो गया हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, तो 2:16 रेशियो कितनी हो जाती है, 1:8 की रेशियो आ जाती है। एंड रेशियो हमेशा कह रही है कि इन शॉर्ट फिक्स रहती है, डेफिनेट प्रोपोर्शन है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स है। यहाँ पे डेफिनेट का मतलब क्या है, फिक्स होता है ये मास रेशियो। ठीक है, तो जो मास रेशियो है फिक्स्ड हो जाती है, जो कि चेंज नहीं होने वाली। चाहे कोई भी H2O मॉलिक्यूल ले लूं मैं, पूरी दुनिया में कोई भी H2O मॉलिक्यूल निकाल लूंगा तो उसकी मास रेशियो हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन की 1:8 की देखने को मिलने वाली है। सिमिलरली, अगर मैं NH3 की बात करूंगा तो भाई NH3 के अंदर नाइट्रोजन का मास है 14 होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन का एक का मास होता है 1, 3 का मास हो जाएगा 3। ठीक है, तो रेशियो कितनी हो जाएगी नाइट्रोजन इस टू हाइड्रोजन की, वो आ जाएगी 14:3 की रेशियो आएगी, N:H की मास रेशियो। ठीक है, तो ये रेशियो भी किसी भी NH3 के पार्टिकल को अगर मैं पूरे यूनिवर्स में उठा लूंगा और बोलूंगा कि यार NH3 का क्या हमारे पास वो है मास रेशियो क्या है नाइट्रोजन इस टू हाइड्रोजन की, तो आंसर वुड बी 14:3 ओनली। यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। अगर हमें ये चीज क्लियर है तो फिर हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर मूव कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अगेन बहुत ज्यादा फेल हुई थी अपने जमाने, मतलब उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, पर उसके बाद हमें ऐसी चीजें पता चली जिससे ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फेल हुई। बट इसके बेसिक्स के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते, राइट। तो हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, पूरा जो मैटर है वो बहुत ही टाइनी टाइनी पार्टिकल से बने जिसे हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट बहुत सारे पार्टिकल से बना होगा जिसे हम एटम बोलते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है सर, और कोई नहीं होता, यही जो होता है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। पहले ये चीज आती है। दूसरा आता है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि वो कहता है कि पार्टिकल को हम डिवाइड और नहीं कर सकते, ठीक है, और हमें ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास आता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक अगर गिवन एटम है, अगर हमारे पास कोई गिवन एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
ठीक है। तो यार वो आइडेंटिकल ही होंगे, ठीक है। वो बोलता है मास के अंदर भी आइडेंटिकल होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी आइडेंटिकल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम। फोर्थ पे पॉइंट आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यार अगर कोई दो एलिमेंट है तो यार उन दोनों का मास भी उसके अकॉर्डिंग अलग होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डेल्टन। कि अगर दो अलग एलिमेंट जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है तो दोनों का मास हमेशा अलग होगा। कोई ऐसा दो एलिमेंट नहीं होंगे जिनका मास सेम हो जाएगा, ठीक है, पर वो दो अलग अलग एलिमेंट। फिफ्थ, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो छोटे जो स्मॉल होल नंबर मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल से होल नंबर्स के रेशियो के अंदर आते हैं एटम्स, rather देन कॉम्प्लेक्स से होल नंबर बनाने के, वो बहुत ही सिंपल होल नंबर रेशियो बना रहे होते हैं। एंड सिक्स्थ, रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो बोल रहे हैं कि जो रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम मतलब अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन H2O के अंदर दो हाइड्रोजन के होंगे और एक ऑक्सीजन का होगा, ठीक है, तो वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं होगा कि यार कोई और वाटर मॉलिक्यूल उठाऊंगा तो उसमें चार हाइड्रोजन देखने को मिल जाएंगे, तीन ऑक्सीजन देखने को मिल जाएंगे, नहीं। जो रेशियो होगी हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की वो फिक्स रहती है, ठीक है। वही यही कह रहे हैं कि रिलेटिव नंबर इक्वल रहता है हमेशा किसी भी मतलब सेम टाइप के कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के लिए, राइट। एंड अगर मैं थोड़ी इसकी लिमिटेशंस की बात करूं, अगर मैं इसकी लिमिटेशंस की बात करूं तो यार सेकंड जो हमारे पास है उसके अंदर मैंने लिमिटेशन यहाँ पे लिखी है कि यार फर्दर डिवीजन हो जाती है एटम्स की। मतलब कि यार अभी हम बाद में पढ़ेंगे थोड़े नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही हम पढ़ेंगे यार कि एटम्स जो है वो फर्दर डिविजिबल होते हैं खुद के अंदर, ठीक है। एटम खुद में क्या होता है, डिविजिबल होते हैं, अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब मिलते हैं, बाद में पढ़ेंगे इन सबके बारे में, कोई दिक्कत आप यहाँ पे नहीं। सेकंड आता है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। फिर यहाँ पे भी एक दिक्कत हमें देखने को मिलती है, आइसोटोप्स नाम की चीज थी। बेसिकली आइसोटोप्स एक ऐसी टाइप की चीज होती है जहाँ पे एलिमेंट सेम होते हैं पर मास अलग होता है। तो यहाँ पे ये वाला लॉ भी ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के अंदर। लास्ट हमें फोर्थ हमारे पास आता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। तो ये चीज जो थी यार वो आइसोबार्स ने फेल कर दी। कल से यार हमारे पास ऐसे एलिमेंट देखे गए जिनके यार मास जो थे वो सेम थे पर वो खुद में अलग एलिमेंट्स थे, ठीक है। मतलब मास सेम थे पर एलिमेंट्स खुद में अलग थे। तो ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। तो इन सब के ऊपर भी हम अलग से नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। और यार बेसिकली शुगर जो होती है ना, हमारे पास जो शुगर होती है, शुगर इज बेसिकली समथिंग लाइक C12। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा लिख के दिखाया था तुम्हें। शुगर इज C12 S22O11, ऐसा हमारे पास शुगर बेसिकली शुगर का फॉर्मूला होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर तुम रेशियो देखोगे कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की, तो इट वुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 12:22:11 की रेशियो है जो कि कॉम्प्लेक्स रेशियो होती है, राइट, मतलब टेढ़ी मेढ़ी से रेशियो है। तो यार यहाँ पे ये जो स्मॉल और सिंपल रेशियो की बात करती है वो भी यहाँ पे क्या होती है, फेल हो जाती है, ठीक है। तो हमें काफी सारे इसके क्या मिल गया, लिमिटेशन देखने को मिल गई। पहली तो है फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला, थर्ड वाला, सेकंड वाला, ये चार के अंदर लिमिटेशन है। तो इंश्योर उसने सिक्स पोस्टुलेट्स निकाले, उससे 6 पोस्टुलेट निकाले, उसमें चार तो ऑलमोस्ट गलत ही निकल गए, राइट। तो चार तो ऑलमोस्ट क्या हो गए, गलत निकल गए। तो यस, हमें ये सब जानने की जरूरत है और लिमिटेशन भी जानने की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटम की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यार एटम जो हमने ऊपर बड़े अच्छे से स्थित करा कि यार हमने बात करी एटम के ऊपर, तो वो एक्चुअल में है क्या। सर एटम बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, ठीक है। एटम मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके अंदर हम बोलते थे ना कि यार मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, तो पार्टिकल्स आर नथिंग, हम उनको एटम बोलते हैं, ठीक है। तो एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ठीक है। और साइज की अगर मैं बात करूँ तो जनरली एटम्स आर ऑफ ऑर्डर 10⁻⁹ मीटर। दैट इज, यार हमारे पास वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जनरली एटम जो होते हैं ना वो 10⁻⁹ मीटर के आसपास के होते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसको रो में लगा दूं, ठीक है, अगर मैं एक रो में लगाया तो इनको अगर मैं एक रो के अंदर लगा दूं, तो अगर 1 मीटर अगर मैं 1 मीटर की लाइन लगाता हूँ, अगर मैं 1 मीटर की लाइन लगाता हूँ तो उसके हिसाब से 10⁹, ठीक है। 10⁹ इज बेसिकली 1 2 3 4 5, और ये हो गया 1000 लाख 100 करोड़, ठीक है। हमारे पास 100 करोड़ एटम्स आ जाएंगे सिर्फ 1 मीटर की एक लाइन के अंदर अगर मैं इनको लगाने बैठूंगा, ठीक है। इतने ज्यादा अमाउंट में हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स आ जाते हैं 1 मीटर के अंदर, जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगला हमारे पास नेम ऑफ एलिमेंट। यार नेमिंग कैसे करूंगा मैं एलिमेंट की, क्या एक एलिमेंट को नाम ही कैसे देना है, इस H2O को क्या नाम दो, इस एलिमेंट को क्या नाम दो। तो नेम ऑफ एलिमेंट करने के लिए पहला, इन बिगिनिंग दे वर यूज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन प्लेस, लेटर IUPAC वाज इंट्रोड्यूस। तो पहले तो यार हम इसको ओरिजिन प्लेस जहाँ पे जैसे पाए गए या फिर कहीं पे डिस्कवरी हुई कुछ एलिमेंट्स की, तो उसी के बेस पे कहीं ना कहीं नाम दे देते, राइट। बट बाद में फिर क्या करा है कि IUPAC बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रूव्ड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हमारे पास IUPAC की वो है फुल फॉर्म है। तो हमें जानने की जरूरत भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है या बोल सकते हो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, राइट, एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको ना याद भी कर लेना।
कि आयुपैक जो है उसने यार एक सिस्टम स्थित कर दिया इसके लिए कि भैया ऐसा ही करेंगे, ये नहीं कुछ कुछ भी नाम दे जाओ, ये बहुत गलत बात हो जाती है, राइट, कंफ्यूजन क्रिएट होती है इंस्टेड से। तो यार हमने यहाँ पे एक चीज लेट कर ली कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, एंड जो सेकंड लेटर होगा अगर होगा उसके अंदर तो स्मॉल होगा, राइट। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो ऐसा होता है, ठीक है, एच होता है हाइड्रोजन। तो यार हाइड्रोजन के अंदर कोई भी यार स्मॉल नहीं है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो सेकंड लेटर ही नहीं है तो वो स्मॉल नहीं है, और पहला हमेशा कैपिटल होगा। सिमिलरली जो कॉपर होता है वो सी यू टाइप का होता है, ठीक है, सी यू कॉपर होता है। तो पहला यहाँ पे क्या हो गया, लार्ज हो गया, पहला यहाँ पे कौन सा हो गया, लार्ज या फिर कैपिटल बोल सकते हो, और जो सेकंड लेटर है वो क्या है, स्मॉल है। तो ऐसा हमारे पास एक सिस्टम उन्होंने सेट कर दिया पहले तो, कि यार ये हमारे पास एक तो गाइडलाइन हो गई कि पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, सेकंड लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा। ये अगर चीज क्लियर है तो फिर उसके साथ हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स, उनके नाम और साथ में उनके सिंबल भी दे रखे हैं। यू हैव टू रिमेंबर देम, यस यू हैव टू रिमेंबर देम यार। मेरे पास इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है यार, पर तुम्हें याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरॉन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, एंड सिमिलरली जिंक तक यार, जो यहाँ पे एनसीईआरटी में एटलीस्ट देख के दे रहे हैं, ठीक है, मैंने खुद से कोई नहीं दिए। ये सारे के सारे एनसीईआरटी में है, तो तुम्हें ये एटलीस्ट सारे के सारे याद होने चाहिए, ताकि यार अगर तुमसे कोई पूछे या फिर पेपर के अंदर कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक इसका आंसर दे पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इसको रट्टे मारने बैठ जाओ, नहीं, विद टाइम तुम खुद भी इसको याद करते रहोगे, बस दिन में एक बार रिवाइज कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पेपर तक आते आते तुम्हें सारे के सारे याद हो जाएंगे। और ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि यार ये बिल्कुल बकवास सी चीज है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कस तुम्हें थ्रू आउट लाइफ यार ये चीज तो एटलीस्ट बिल्कुल बहुत ज्यादा यार काम आती है। तुम टेंथ में ही पढ़ोगे, अगर तुम साइंस ले तो भाई साइंस के अंदर तो जब तक तुम साइंस पढ़ोगे तब तक तुम्हारे ये सारे की सारी चीजें काम आएंगी। तो इसलिए ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक आता है उसका नाम है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या चीज है ना, इट रिफर्स टू द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब यार यहाँ पे क्या बात हो रही है, वो कह रहा है कि यार एक सिंगल एटम किसी भी चीज का, एक सिंगल एटम का क्या मास होगा, जिसको जब हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ, तब हम उसको एटॉमिक मास देते हैं, राइट। कि बेसिकली हमने क्या करा, हमने यार एक का मास हमने क्या करा, मेजर करा, एक का मास हमने मेजर करा, और उसके रिलेटिव, जैसे अगर मेरा मास है 60 है, तुम्हारा मास अगर 50 है, ठीक है, तो अगर मेरा मास 60 है, जिसको मैं सेट कर लेता हूँ क्या, मैं अपने मास को बोलूंगा 1, ठीक है। तो तुम्हारा मास कितना हो जाएगा, तुम्हारा मास लेट करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा आसान करते हैं इसको। लेट करते हैं, मेरा मास है 60, तुम्हारा मास है 30, ठीक है, किसी बच्चे का मास है 30, राइट। एंड अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे मास को मैं लेट करूंगा 1, तो तुम्हारा मास कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। अगर किसी का मास है, अगर हमारे पास किसी का मास है जिस जो 120 है, ठीक है, किसी कॉम्फो मतलब बहुत बड़े बड़े आदमी का मास 120 अगर है और मेरा 60 है, तो अगर मेरा मास मैं 1 सेट करता हूँ तो उसका मास क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, उसका बेसिकली डबल हो जाएगा। तो इसी बेस पे हमने क्या करा कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप था, हमने उसका मास मेजर करा, एंड उसके बेसिस पे हमने सारे के सारे मासेस को डिफाइन करा है। हमने उसी के बेस पे सारे के सारे मासेस को डिफाइन करा है। कार्बन 12 आइसोटोप का मतलब क्या है कि इसका मास कितना, 12 है, इसका मास कितना होगा, 12 हमने लेट करा इसका मास। एंड जो जिसका यार मास 1 होगा, मतलब इससे 1/12 जिसको उसका मास होगा, जैसे अगर किसी का मास 4 है तो उसका 1/3 होगा, अगर किसी का मास 24 है तो उसका मास बेसिकली कार्बन 12 से डबल होगा। तो हमने यही चीज लेट करके यहाँ पे दिमाग में अपने एक सिस्टम बनाया, यार कार्बन का मास हम फिक्स कर लेते हैं 12 का, एंड जिसका उससे 1/12 होगा उसका 1 रख देंगे, जिसका उससे 1/3 होगा उसका 4 रख देंगे, जिससे इसका डबल होगा उसको 24 दे देंगे। और इसी के बेस पे हमारे पास एक सिस्टम निकल के आता है, जहाँ पे हम हाइड्रोजन का मास लेते हैं 1 AMU, हीलियम का मास लेते हैं 4 AMU, ऑक्सीजन का मास लेते हैं 16 AMU, नाइट्रोजन का 14 AMU। एएमयू बेसिकली क्या है, तो एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। मुझे पता है नाम थोड़े अजीब है इसके, बट एटॉमिक मास यूनिट इसका नाम होता है। एंड अगेन एटॉमिक मास मतलब एक एटम के मास को कवर करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए हम इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने अगेन नाइट्रो हमारी एनसीईआरटी से उठा के मैंने यहाँ पे चीजें डाल दी हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास जो गिवन है, जो कि यार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, ठीक है। अगेन ये भी तुम्हारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं, तो तुम्हें ये सारे के सारे याद रखने हैं। मैं तो बोलूंगा साथ में इनके इनके जो सिंबल है वो भी लिख दो, जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, सल्फर S, क्लोरीन Cl, कैल्शियम Ca, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे के सारे सिंबल में लिख दिए हैं, तुम्हें ये सारे के सारे याद होने चाहिए, ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास उसका नाम है मॉलिक्यूल्स। अबे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो हमने मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स के बारे में अभी बात करी थी। तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या है, व्हेन अ ग्रुप और 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड बाय फोर्सेस, जैसे हम बॉन्ड्स कहते हैं, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखी है जिसको मैं मार्क करूंगा,
क्या जो ग्रुप है सबसे पहले दो और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, जब दो और मोर एटम्स साथ में आते हैं और केमिकली बॉन्ड करते हैं, मतलब क्या कुछ फोर्सेस होंगी जो कि इनको यार एक दूसरे की तरफ खींचेंगी, आसपास लेके आएंगी, एंड उसके बाद एक कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, मतलब कि यार इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा हो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे होते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट अगर हमारे पास आएंगे तो यार देखो कुछ ओटो टाइप की चीज बनती है, और ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट एलिमेंट साथ में जब आते हैं तो सीओ टाइप, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो ये जैसे यहाँ पे एक एटम कौन सा कार्बन का है, एक एटम ऑक्सीजन का है, तो जब दोनों साथ में आते हैं तो सीओ बन जाएगा। अगर सेम एलिमेंट साथ में है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन साथ में आए तो O2 बन जाएगा, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ एटम फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल की, तो एटॉमिसिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ एटम फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल, राइट। क्या कितने नंबर ऑफ एटम है टोटल, ठीक है, कितने एटम साथ में है ताकि एक मॉलिक्यूल बने, तो हम उसे एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे ओजोन है तो ठीक है, वहां पे 3 ऑक्सीजन एटम साथ में है तो 3 हो जाएगी। H2O का या क्या सीन होगा, तो H2O के अंदर कितने, 2 हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन, तो वो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के अंदर ये 2 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अगेन क्या होगा, एक कार्बन एक ऑक्सीजन 2 हो गए, तो 2 यहाँ पे एटॉमिसिटी हो जाती है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग है, बस तुम्हें डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि एटॉमिसिटी होती क्या है, ठीक है। अगर यही भूल गए तो यार एटॉमिसिटी क्या होती है, तो फिर कैसे क्वेश्चन कर पाओ। तो इसी के साथ थोड़ी नीचे और बात कर लेते हैं। फिर जैसे यहाँ पे दे रखा है, आर्गन की बात कर रखी है, हीलियम की बात कर रखी है, कैसे कैसे होते हैं। यार तो मैं इसके यहाँ पे बता देता हूँ कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट फॉर्म। आर्गन सिंपली आर्गन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हीलियम से He, ठीक है, हीलियम होता है ये। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2, ठीक है, फॉस्फोरस सिंपली P5 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। टेट्रा एटॉमिक होता है, ठीक है, टेट्रा। टेट्रा मीन्स यार हमारे पास पांच पांच हमारे, ठीक है, बना देता है। एंड सल्फर है पॉलीएटॉमिक होता है, कुछ एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, right? तो ये सब हमारे पास होते हैं। और P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फॉस्फोरस, सॉरी टेट्रा इज 4, राइट। तो P4 की फॉर्म में फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है। तो ये सब हमारे पास है, कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं। और इनकी एटॉमिसिटी, जैसे अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक है तो उसका मतलब एटॉमिसिटी 1, वन डायटोमिक 2 हो जाएगा, ठीक है, एंड डायटोमिक और टेट्राटोमिक इज हमारे पास है 4 हो जाएगा, ट्राइटोमिक 3 हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक इज मोर देन 2, जो लो लो तो पॉलीएटॉमिक में चल जाता है वो, राइट। मतलब हाई एटॉमिसिटी आ जाए तो तब हम इसको पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। आयंस के ऊपर बात करते हैं, हमारे आज का लास्ट टॉपिक रखेंगे इसको। तो यार आयंस बेसिकली स्पीशीज विच हैव चार्ज ऑन देम, उन्हें हम आयंस कहते हैं, ठीक है। क्या अगर कोई ऐसी स्पीशी है जिसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है तो हम उसे आयंस कहते हैं। मतलब चार्ज कैसे आएगा यार, कि उसके ऊपर कुछ या तो क्या तो चार्ज उसका लूज हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, राइट। तो हम उसे क्या बोलते हैं, कि हम उस चीज को आयंस बोल रहे होते हैं। अब यार चार्ज होने का मतलब क्या है, कि बेसिकली अट्रैक्ट हो रहे होंगे अपने अपोजिट चार्जेस से, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। तो कुछ पॉजिटिव आयंस की बात कर लेते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव आयंस में हमारे पास क्या एग्जांपल आते हैं, जैसे Na+, Mg2+, Al3+, ये सब हमारे पास पॉजिटिव आयंस के एग्जांपल होते हैं। और पॉजिटिव आयंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसे हम कैटायन भी बोलते हैं। पॉजिटिव आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसे हम कैटायंस भी बोलते हैं, याद रखना। नेगेटिव आयंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव आयंस के एग्जांपल आता है Cl-, O2-, N3-, ठीक है। ये सारे हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं। एंड ऑल्सो यार इनको हम अनायन बोलते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। अगर तुमने कभी बचपन में यार देखा भी होगी ये चीज कि NaCl जैसे जो कॉमन सॉल्ट होता है वो उसके दो आयंस का पार्ट होता है, एक होता है Na+, एक होता है Cl-, ठीक है। तो एक ये बेसिकली Na+ का एक कटायन है, एंड हमें बस Cl- का ये अनायन है, राइट। तो हमें ये चीज बस ध्यान रखनी थी, कटायन कौन, अनायन कौन। एंड ऑब्वियस ये बात है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन की होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन होती है। और ये सबको पता है कि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं व्हेन इट कम्स टू चार्जेस। द चार्ज ऑफ एन आयन इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ द आयन, ठीक है। तो एक और चीज तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि किसी भी अगर हमारे पास कोई भी आयन है तो उसकी जो वैलेंसी होगी, ठीक है, तो बेसिकली वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी रिफर्स टू द रिएक्टिंग या फिर बोल सकते हो बॉन्डिंग टेंडेंसी बोल सकते हो, ठीक है, बॉन्डिंग कैपेसिटी बोलो, बॉन्डिंग कैपेसिटी। तो द चार्ज ऑफ एन आयन इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ द आयन। अभी मुझे पता है ये काफी ना वियर्ड लग रही होंगी चीजें, वैलेंसी और ये सब शब्द, बट जब तुम फोर्थ चैप्टर पढ़ लोगे और थर्ड और फोर्थ को जब साथ में आता कॉम्बिनेटिव, ठीक है, कॉम्बिनेटिव चैप्टर है, तो देखोगे ना कि साथ में जब हमने पढ़ेंगे इसको, तब तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी कि हाँ यार ये कितना आसान सी चीज है जिसको मैंने खुद खुद से कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब हम नीचे में बात करते हैं थोड़े आयंस के एग्जांपल्स के ऊपर, अगेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो जाते हैं। जैसे यार यहाँ पे कुछ देखा है सोडियम, ठीक है, ये हमारे पास मोनोएटॉमिक आयंस है, ठीक है, काइंड ऑफ यार हमारे पास ये सिंगल चार्ज वाले हैं, प्लस वन चार्ज इनके ऊपर है, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो, जैसे सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+, हाइड्रोजन S+, हाइड्राइड H-, फ्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-।
अमोनियम NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्राइट NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस। ठीक है, तो सारी के सारे तुम्हें याद रखने, हमने भी उस टाइम पे यार याद रखे थे जब हमने पहली बार पढ़ा था, बट स्टिल काफी काम आते हैं। और ट्रस्ट मी, आपको 12th तक की चीज काम आती रहती है सारी के सारे। और ये ट्रस्ट मी, द पॉइंट इज कि यार आप एक बार इसको पढ़ लेते हो, जब आपको एक बार फ्लूइडिटी आ जाती है इसके ऊपर, तो फिर आपको कभी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता इन चीजों को याद करने के लिए। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, ठीक है, आयरन, ये सब हमारे पास +2 हो जाते हैं। ऑक्साइड का O2 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, ये -2 वाले हैं। कार्बोनेट CO32 माइनस, सल्फाइड SO32 माइनस, सल्फेट SO42 माइनस। ठीक है, ये भी क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। थर्ड की बात करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम Al3 प्लस, आयरन Fe3 प्लस। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है। नाइट्राइड N3 माइनस। और थर्ड है, और हमारे पास आता है फॉस्फेट PO4 3 माइनस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अगेन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैसे इंपॉर्टेंट हो गया यार, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे जब हम केमिकल फॉर्मुलाज बनाएंगे। कह रही जो हमारे पास ऊपर चार्जेस दे रखे हैं वो कैसे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे हमारे हर केमिकल फॉर्मूला। पर उससे पहले आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। एंड आयंस आई सपोज तो मेरा क्लियर हो गए होंगे। यार आयंस होते क्या, इन शॉर्ट बस ऐसे यार कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए हैं। अगर तुम्हारा काइंड ऑफ होमवर्क आ जाता है कि तुम्हें यार ये सारे के सारे आयंस के नाम और उनकी अगेन फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद यार तुम्हें एटोमिसिटी याद रखनी है, तुम्हें एटॉमिक मासेस के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और साथ में तुम्हें एलिमेंट्स और उनके सिंबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज की क्लास को यार रिवाइज कर लेना, नोट को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा, गुड बाय, पढ़ते हैं शब्द।